नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भिलाई से आ रही खबर के साथ। डेमो कार ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। भिलाई के सुपेला में शोरूम के सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। शोरूम का स्टाफ और कार चालक के शराब के नशे में होने की बात सामने आ रही है। भिलाई के डेमो कार ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? डेमो कार है, क्या इसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी जांच पहले ढंग से नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल ये जो घटना है वो भिलाई के सुपेला क्षेत्र की है, जहां पर महिंद्रा का शोरूम था और वहां पर जो वहां का वर्कर था वही डेमो कार को निकाल रहा था और उसने क्या हुआ ऐसा कि उसने तेजी से लाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी। करीब 1 दर्जन वाहन थे जो वहां पर पार्किंग में रखे हुए थे, उनको टक्कर मार दी। वहीं सर्विस रोड से जो आ जा रहे थे वाहन, उनको भी टक्कर मारी। करीब 7 लोगों को इसमें चोटें आई है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई और किसी की मौत नहीं हुई। अन्यथा जो घटना वो काफी बड़ी थी, क्योंकि पहिए के नीचे कई बाइक भी आ गई है जो नीचे दबने से चकनाचूर हो गई है। तो बताया जाता है कि जो वहां का वर्कर था, जो स्टाफ था, वो शराब के नशे में था। तो फिलहाल उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। भिलाई में डेमो कार ने 10 लोग की जान ली और इस पर जानकारी मिथिलेश दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बालोद की बात करेंगे, जहां हाइवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो के पर खच्चे उड़ गए हैं। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। अर्जुंदा थाना क्षेत्र के भरदा कला गांव में यह हादसा हुआ है। हाइवा और ऑटो में जोरदार टक्कर, ऑटो के पर खच्चे उड़ गए हैं और एक की मौके पर ही मौत की खबर है। बालोद में जुलूस में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। मामूली सी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान बदमाशों ने एक युवक पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने थाने में धरना दिया है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के रेंगकठरा गांव का यह मामला। सरपंच चुनाव जीतने के बाद आभार रैली में यह मारपीट हुई है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। अब बात कवर्धा की होगी, जहां जंगल में लगी भयानक आग बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। गर्मी के दिनों में जंगल में आगजनी की घटना बढ़ जाती है। तरेगांव वन परिक्षेत्र के मगरवाड़ा गांव के जंगल में आग लगी है और ये देखिए, आग रुक नहीं रही है बल्कि फैलती चली जा रही है और जंगल में लगी भयानक आग बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। मनीष मिश्रा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या आग पर काबू पाया जा सका? बिल्कुल, प्रयास वन विभाग के द्वारा जैसी आगजनी की सूचना मिली है उसके बाद बुझाने की कोशिश की गई थी, पर काफी तेजी से सूखे पत्ते होने की वजह से आग काफी दूर तक फैल गए थे, जिसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभी भी बुझाने का प्रयास जो है वन अमले के द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण भी इसी को लेकर उनको दिया गया था कि अगर आगजनी की घटना सामने आती है तो किस तरह से तेजी से के साथ बुझाना है ताकि आग जो है आगे ना फैल सके। वो प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, आगजनी के मामले भी बढ़ने लगते हैं और वन अमला जो है इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग के किनारे होने की वजह से उतनी परेशानी वन अमले को नहीं हो रही, लेकिन जो दूरस्थ इलाके हैं वहां अगर आगजनी की घटना होती है तो बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, और दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो यह आग है वो देखते देखते विकराल रूप ले रही है, लेकिन इन सब के बीच वन विभाग की तरफ से आग को बुझाने का प्रयास जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष। छत्तीसगढ़ के जेल में बंद कैदियों ने महाकुंभ से लाई गंगाजल से स्नान किया है। प्रयागराज से लाई गंगाजल से कैदियों ने सामूहिक स्नान किया। 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल के कैदियों ने गंगा जल से स्नान किया है और ये तस्वीर आपको दिखा रही है। हालांकि महाकुंभ में इस वक्त लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि कोई भी इस पल को मिस ना करे और पवित्र स्नान करे। त्रिवेणी पहुंचकर, संगम पहुंचकर ऐसा नहीं हो पाता, हर कोई नहीं पहुंच पाता है किसी न किसी कारण की वजह से। और कैदी जो जेल में बंद है
उनके लिए ये सुनहरा अवसर है और यहां गंगाजल उनके लिए लाया गया। तमाम कैदियों ने स्नान किया है गंगाजल से। राजनांदगांव जिला जेल के कैदियों ने भी प्रयागराज से लाए गए गंगाजल से स्नान किया है। जेल में बंद 358 कैदियों ने गंगाजल से स्नान किया है। तो ये कैदियों के लिए बाकायदा गंगाजल लाया गया यहाँ पर और देखिए गुलाब के फूल इसमें डाले गए, पूजा की गई सबसे पहले और गंगा मैया के आशीर्वाद लिए गए हैं। हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ और फिर स्नान किया गया। तीन 358 कैदियों ने गंगाजल से स्नान किया है। राजनांदगांव से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव के अलावा बालोद में भी जेल में बंद कैदियों ने गंगाजल से स्नान किया। प्रयागराज से लाए गए गंगाजल से कैदियों ने स्नान किया है और ये देखिए इस कलश में गंगाजल जिसे कैदियों के लिए यहां लाया गया उनके स्नान के लिए और हर हर महादेव के जयकारों के साथ कैदियों ने स्नान किया। और अब बात बलरामपुर की होगी, जहां हॉस्टल में बच्चों से काम कराने का वीडियो वायरल हुआ। आश्रम परिसर में खेत में बच्चों ने आलू निकाले हैं। बालक आश्रम चंदन नगर का वीडियो वायरल हो रहा है। सहायक आयुक्त ने जांच का भरोसा दिया है। दोषियों पर सहायक आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही है। जो जानकारी मिली है इस बारे में अभी मैं मंडल संयोजक के माध्यम से जांच के लिए भेजती हूँ और अगर तथ्य सही पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो जिम्मेदारियों में लापरवाही दिखा रहे हैं और अभी जैसे आचार संहिता खत्म होता है डिटेल सबका बैठक लेके सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, वीडियो के बाद कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, अब तक कुछ किया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बालक आश्रम छात्रावास जो है चंदन नगर का है, जहां पर बच्चों से खेत में काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर जो सहायक आयुक्त जो है यहाँ के प्रभारी, उनके द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई के अपडेट तो सामने नहीं आए हैं और लगातार जो है वीडियो वायरल होने के बाद जो विभाग है वो कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि बच्चों को जो लोग घर से दूर आश्रम में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनके बच्चों से ये काम कराया जाता है, तो यह जो तस्वीर है कहीं ना कहीं शर्मनाक तस्वीर है। बच्चों से काम कराना जो एक तरीके से जो माना जाता है कि गलत है और यहाँ जो काम हो रहा है वो भी अधीक्षक की निगरानी में हो रहा है, तो इस पर किस तरह की आगे कार्रवाई तो ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, वो यहाँ मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात कांकेर की होगी, जहां जिला सहकारी बैंक में अव्यवस्था का आलम है। तेज धूप में लोग परेशान हो रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई है और पैसा निकालने पहुंच रहे ग्रामीणों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ी, उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया है। ये सहकारी बैंक की स्थिति है। अव्यवस्था का आलम यह है, देखिए कि तेज धूप में लोग बाहर बैठे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन काम बहुत ही धीरे से हो रहा है। कई बार तो सर्वर डाउन होने की भी शिकायत होती है। तेज धूप में लोग परेशान हो रहे हैं और एक बुजुर्ग महिला की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये कांकेर की स्थिति है। बैंक के लिए काम कराने के लिए आम जनता कितनी परेशान हो रही है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीर। अंबिकापुर में नशेड़ी शिक्षक से ग्रामीण गुस्से में हैं। शिक्षक को बर्खास्त करने की अब मांग हो रही है। आए दिन नशे में स्कूल आने का शिक्षक पर आरोप है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी टीचर नहीं सुधरा है। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया है। शिक्षक पर नशे की हालत में छात्रों की पिटाई करने का भी आरोप है। लखनपुर ब्लॉक के गुमगरा खुर्द बरती पारा स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है और यहां पर नशेड़ी शिक्षक से ग्रामीण परेशान है, ग्रामीण गुस्से में है। पढ़ते हैं
टीचर हैं जो पदस्थ हैं, उनके द्वारा शराब का सेवन करके बताया गया ग्रामीणों के द्वारा, तो हम लोग को खबर किया गया। इसके बाद हम लोग आए हुए हैं और देखा गया कि सच में शराब पी के लिप्त है। इनके लिए कार्रवाई तो बहुत बार समझाइश दिया गया था, जो अनगिनत बताया जा रहा है। यहाँ पर संकुल प्रभारी विनोद गुप्ता सर भी आए हैं बुलाने के बाद हमारे, तो उनका भी कहना है कि हमारा भी स्पष्टीकरण किया गया था और वेतन रोका गया था। आते हैं शराब पीने। कितना दूर आते हैं? वो बीच बीच में आते रहते हैं। अच्छा, तो कहीं शिकायत करते हैं आप लोग इसका? मैं HM जी को बोला था कि सर वो आगे दे दीजिए। हाँ। तो लिख पढ़ के कैसे होते हैं, बीच में दिक्कत हो जाएगा, तो नहीं दिए हम। HM सर मान रहे हैं आपकी HM सर की लापरवाही है इसमें? हाँ, तो ऐसी स्थिति में तो अब देना चाहिए। फोन करके कि सर शैलेंद्र कुमार पोर्ते जो हैं दारू पी कर स्कूल में आए हैं। मैं बोला कि तुरंत आ रहा हूँ मैं, और आया। उस संबंध में मैं इनका निरीक्षण और जांच कर रहा हूँ। इसके कार्रवाई करके खंड कार्रवाई कार्यालय भी इसके कई बार जो है, आज से शिकायत नहीं, कई सालों से शिकायत है, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कई बार वेतन भी रोका गया और स्पष्टीकरण भी दिया गया कि अब नहीं करेंगे। लेकिन विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज हंगामे के आसार हैं। भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच का मुद्दा विधानसभा में गरमाएगा। विधायक धर्मलाल कौशिक ने ACB, EOW समेत जांच एजेंसियों द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की जानकारी मांगी है। भारतमाला परियोजना में प्रभावितों को मुआवजे का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा समेत अन्य जिलों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर हंगामा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ये मुद्दे उठाने की बात कही है। इसके अलावा रेत के अवैध खनन, राजस्व से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। बिलासपुर के लोफंदी गांव में कई लोगों की मौत का मुद्दा भी उठेगा। अरपा नदी में प्रदूषण के मुद्दे पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो कई मुद्दे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सत्र है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार हो सकती है। कई सारे मुद्दे हैं जिनका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। क्या हलचल आकाश? जी बिल्कुल, ये विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट सत्र है और इस बजट सत्र में 2367 प्रश्न लगे, वहीं 122 ध्यानाकर्षण लगे हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर विभाग में, हर क्षेत्र में जो है विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं और कई बड़े मामले को लेकर सरकार भी संज्ञान ले सकती है। कल पहला दिन रहा, पहले दिन औपचारिकता निभाई गई। अब दूसरे दिन जो आज है हंगामा भरा हो सकता है, क्योंकि विधायक धर्मलाल कौशिक ने अधिकारियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। ये पूछा है कि EOW एजेंसी और विभिन्न जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अब तक के भ्रष्टाचार के मामले में क्या कार्रवाई की है, पूरी जानकारी मांगी है। ऐसे में मामला गंभीर है, संज्ञान में इसको सरकार भी ले सकती है। इसके अलावा जो भारतमाला प्रोजेक्ट में विभिन्न जो जिलों में मुआवजे का प्रकरण अटका हुआ है, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा जो है वो अटका हुआ, उस मामले को जो है चरणदास महंत ने जो आज उठा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दे होंगे, नगरीय प्रशासन से जुड़े जो मुद्दे हैं वो प्रश्न लगाए गए हैं। तो तमाम जो विधायक हैं अपने अपने स्तर पर उठाएंगे। ध्यानाकर्षण में भी नगरीय निकाय और तमाम जो मुद्दे हैं वो लगे हैं। देखना होगा कि विपक्ष अपने मुद्दों को किस तरीके से प्रभावी ढंग से उठाता है और सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि कल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक दल की बैठक हुई है और सत्ता पक्ष ने रणनीति बनाई है। कल मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई है और किस तरीके से बजट सत्र के दौरान अपनी बातों को रखना, ये तमाम बातें वही विपक्ष ने तमाम घेरने की तैयारी जो है वो कर रखी है। जी बिल्कुल, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है घेरने की पूरी रणनीति जो है तैयार कर चुका है और आज देखना होगा कि सत्र कैसा होगा। बने रहिए आकाश, आप हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री साय आज बागेश्वर धाम जाएंगे। विधानसभा सत्र में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री साय छतरपुर जाएंगे। दोपहर में रायपुर एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। खजुराहो से छतरपुर जाएंगे CM साय। बागेश्वर धाम के दर्शन भी वो करेंगे। तो आज बागेश्वर धाम जाएंगे साय। विधानसभा सत्र में शामिल होने के बाद छतरपुर जाएंगे साय और रायपुर एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। खजुराहो से छतरपुर जाएंगे CM साय। बागेश्वर धाम के लिए वो दर्शन करेंगे।
आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, कब निकलेंगे यहाँ से मुख्यमंत्री साय, फिर वो खजुराहो एयरपोर्ट तक, क्योंकि उनको जाना है, आज दर्शन करना है, तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है आकाश? जी देखिए, बागेश्वर धाम का छत्तीसगढ़ से बड़ा ही जो है घनिष्ठ नाता है और बागेश्वर धाम जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं यहाँ के लोगों से मुलाकात की, सीएम से मुलाकात उन्होंने कई बार की है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा है, बागेश्वर धाम जा रहे हैं। औपचारिक मुलाकात इसे कहा जा रहा है। यहाँ पर विधानसभा में 1:30 बजे वो निकलेंगे और 2 बजे एयरपोर्ट से खजुराहो के लिए रवाना होंगे। वहां 3:30 बजे बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और 5 बजे तक रहेंगे बागेश्वर धाम में। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात करेंगे और औपचारिक चर्चा होगी। धर्मांतरण के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम उनके होने वाले हैं उस पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत खास मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। मनेन्द्रगढ़ के थाने में मारपीट के मामले पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधा। बघेल ने लिखा कि मारपीट करने वाले प्रदीप जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री के भांजे हैं और ये उनका दैनिक क्रियाकलाप है। मनेन्द्रगढ़ के झगराखंड थाना में हंगामा हुआ है। तो ये आप पोस्ट देख रहे हैं भूपेश बघेल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है और कहा उन्होंने कि श्याम बिहारी जायसवाल के भांजे हैं। बघेल ने लिखा कि मारपीट करने वाले प्रदीप जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री के भांजे और ये उनका दैनिक क्रियाकलाप है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। 27 फरवरी को रायपुर नगर निगम में महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे सहित 70 वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। दोपहर 3 बजे इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत कई नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद रायपुर नगर निगम की पहली सामान्य सभा होगी। महापौर मीनल चौबे शपथ ग्रहण के बाद एमआईसी का गठन करेंगी। और आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। के बीच हमारा सौभाग्य है एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच पधारे जिनने अपना जीवन पूरा राष्ट्र सेवा के लिए दिया। लंबे समय तक संगठन मंत्री, प्रचारक और अभी जब भारत सरकार के मंत्री बने उसके पहले हरियाणा जैसे राज्य को जिसकी दिशा दशा पता नहीं किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार करा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। और आते ही आपने शहरी विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना कराना और काम में जान डाल देना माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल,
और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में माननीय भाई साहब लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बाबाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हुई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है।
इसी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री। इंदौर में होलकर विज्ञान कॉलेज में भारी हंगामा, होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति की मांग